अगर हम गीता की बात करते हैं, तो गीता में योग देखो सबने पढ़ा है गीता में योग होता है, आप लोग नए-नए बच्चे हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि गीता एक पूरा योग ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो कन्वर्सेशन है, संवाद है, वो गीता है। 700 के अराउंड श्लोक हैं और उसमें 18 अध्याय हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो कन्वर्सेशन है, तो अर्जुन को क्या होता है? अर्जुन किस स्थिति में दुविधा की अवस्था में है कि क्या करें, अपने परिवार वालों से युद्ध कैसे करें? तो श्री कृष्ण जी उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, उनको कैसे-कैसे कर्म फल सिखाते हैं और अलग-अलग ज्ञान, कर्म, भक्ति की शिक्षा देते हैं और उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। सो अर्जुन कहते हैं असंशयो महाबाहो मनो निग्रहम चलम। तो वो अर्जुन जब बोलते हैं कि हाँ, मैं तो मन पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता, कैसे करूँ? मेरा तो मन इधर-उधर जाता है। तो वो कहते हैं नो डाउट। श्री कृष्णा कहते हैं कि नो डाउट ये बहुत डिफिकल्ट है टू कंट्रोल ओवर द माइंड। मन पे नियंत्रण करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन प्रोसेस है। बट अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न तो गृहते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो योग की बात करें तो वो भी मन पर नियंत्रण की ही बात करते हैं। ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की मैंने 3 डेफिनेशंस आपको प्रेजेंट की हैं, आपको दिख रहा होगा शायद पीपीटी में, जिसमें समत्वम योग उच्यते। गीता का दूसरा अध्याय 48 नंबर का श्लोक, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समता की स्थिति है, बैलेंस की स्थिति है। योगः कर्मसु कौशलम, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कुशलता से करें, स्किलफुल वर्क करें। वो स्किलफुलनेस की जो एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी इज योगा। और दुख संयोग वियोग संगित्यम, तम विद्या, जिसका पूरा श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। वो विद्या जो दुखों के संयोग से वियोग करा दे। हमें फीलिंग ऑफ सॉरो एंड सफरिंग्स, दुख है सुख है, ये सब इनसे हम अफेक्टेड ना हो, इनसे हम प्रभावी ना हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड योगा। कितना समझ आया? थोड़ा-थोड़ा करके हम आराम-आराम से पढ़ेंगे। तो ये गीता की बात हुई, लेकिन हमारा आज का टारगेट गीता नहीं है। हमारा आज का टारगेट और भी योग सूत्र पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मेनली योग सूत्र के अकॉर्डिंग योग। तो अगर हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। योग क्या है? इसमें 3 शब्द आए हैं, चित्त, वृत्ति, निरोध। अगर चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया जाए तो दैट स्टेज इज योगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चित्त क्या, वृत्ति क्या, निरोध क्या, कैसे योग? महर्षि पतंजलि ने तो सिंपल कह दिया योगश चित्त वृत्ति निरोधा। क्यों क्यों कह दिया महर्षि पतंजलि ने योगश चित्त वृत्ति निरोधा? क्योंकि महर्षि पतंजलि सबसे बड़े, अगर कहा जाए तो महर्षि पतंजलि कौन है? योग तो सृष्टि के आरंभ से है, तो फिर महर्षि पतंजलि को इतना क्रेडिट क्यों जाता है योग के लिए? बिकॉज महर्षि पतंजलि एक संत महात्मा हमारे हुए हैं, जिन्होंने योग को सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटाइज किया। देखिए अगर आपका घर है, आपके घर में कोई सामान यहाँ पड़ा, कोई वहां पड़ा, कोई वहां पड़ा, वो पड़ा, हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी ना कुछ भी करने के लिए। तो योग तो बहुत बड़ी साधना है। योग साधना बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ था वेदों में, उपनिषदों में। अनंत अनंत प्रकार का योग का ज्ञान है, क्योंकि योग क्या है? योग सृष्टि के आरंभ से स्टार्ट हुआ, वेदों से योग की चर्चा की जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे कि वेदों में योग, उपनिषदों में योग, पुराणों में योग, तंत्र में, सब में है। पर महर्षि पतंजलि ने सबसे अच्छा जो काम किया वो ये किया, ही इज द फर्स्ट सिस्टमेटाइजर ऑफ योगा। योग को सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो उसको ग्रंथ के रूप में परिणित किया, वो ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, जिसे हम योग दर्शन भी कहते हैं, योग सूत्र भी कहते हैं। किसने किया? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने योग के ज्ञान को इकट्ठा किया और उसको बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सिस्टमेटाइज किया। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में क्या किया? महर्षि पतंजलि ने अपने योग को सूत्रों के रूप में दिया। सूत्र क्या होते हैं कि हम आप सब जानते हैं, सबने थोड़ा-थोड़ा मैथ्स तो ज़रूर पढ़ी होगी। तो मैथ्स में फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। फ़ॉर्मूला इज़ सूत्र, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला का काम क्या होता है?
जब हम कोई भी सूत्र को पढ़ते हैं, कोई भी सम सॉल्व करना है, हमें सवाल स लगाना है, तो सवाल में एक सद स वो हम एक सूत्र लगा देते हैं, फ़ॉर्मूला। अगर वो फ़ॉर्मूला हमें प्रॉपर पता है, तो उसकी पूरी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाती है। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ को एक छोटी-सी चीज़ के मतलब बड़ा ही अनन्य ज्ञान को एक छोटे से फ़ॉर्मूला के रूप में दे देना। महर्षि पतंजलि इतने बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ को ही सूत्रों के रूप में दिया। छोटे-छोटे सूत्र दिए, बड़ा-बड़ा ज्ञान है जिसमें। ठीक है? उन छोटे-छोटे सूत्रों के माध्यम से कैसे हम हाईएस्ट स्टेज ऑफ योगा अर्थात कैवल्य की स्थिति को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? इतना समझ आ रहा है? जहाँ समझ ना आए अनम्यूट करना, बता देना। ठीक? कुछ भी बिल्कुल डाउट लेके नहीं जाना है। ओके? सो योग सूत्र में सबसे पहली बात जो पहली चर्चा की गई है महर्षि पतंजलि को अगर हम सिस्टमैटाइजर ऑफ योगा कहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पहला उनके 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स जो है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के उन चारों चैप्टर्स को पाद बोलते हैं। कोई अध्याय बोलता है ना? इन्होंने पाद बोला। समाधि पाद पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। हेलो? किसी ने अनम्यूट किया है, उसका साउंड मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो या तो आप म्यूट कर लो, यदि कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। तो 4 चैप्टर्स हैं, 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। 4 पाद में पूरा योग दर्शन उन्होंने बताया है। समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51। साधन पाद में 55, विभूति पाद में अगेन 55 एंड देन 34। टोटल 195 सूत्र हैं योग दर्शन में। ठीक है? 4 चैप्टर। मैम चौथा कौन सा है? विभूति पाद और कैवल्य। कैवल्य माने मोक्ष होता है। देखो अलग-अलग लोगों ने कैवल्य, किसी ने मोक्ष बोला, किसी ने कैवल्य बोला, किसी ने निर्वाण बोला, किसी ने निर्जरा बोला। जैनिज्म निर्जरा, बुद्धिज्म निर्वाण, है ना? हम नॉर्मली मोक्ष बोलते हैं, लिबरेशन जिसे बोलते हैं, और इन्होंने पतंजलि ने कैवल्य बोला। ओके? सो कैवल्य पाद में 34 सूत्रास है। क्लियर? सो 4 चैप्टर्स समाधि, साधन, विभूति एंड कैवल्य, और चारों को टोटल नंबर ऑफ सूत्रास इज 195। महर्षि पतंजलि ने पहला चैप्टर समाधि पाद बोला बिकॉज पहले उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़े साइंटिफिक है, ऐसे तो है नहीं, महर्षि पतंजलि हैं, कोई आम आम इंसान थोड़ी ना है। तो उन्होंने पहले से हर चीज के पीछे लॉजिक है। जब उन्होंने एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, फॉर्मूलाज में इतना ज्ञान दिया, तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना अप्रोप्रिएट ज्ञान दिया होगा। तो उन्होंने पहले समाधि पाद बोला बिकॉज वो पहले टारगेट की बात करते हैं। ये हमारा टारगेट है, वी हैव टू अचीव दिस टारगेट, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें रास्ते बाद में बताएं। साधन क्या है? चलिए ये साधन है, आप इनको कर लीजिए, फिर इनको करने के बाद आप को ऐसे ऐसे मिल जाएगा एंड देन यू कैन अचीव योर गोल। सो सबसे पहले टारगेट देखो, नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम बोलें, अगर हमें हमारा टारगेट पता है तो हम ना पाथ फिर भी डिसाइड कर लेते हैं। ये वे अपना लिया, वो तरीका अपना लिया, थोड़ा इसमें अगर सफल असफल नहीं हुए तो चलो ये कर लेते हैं, चलो ये। पर टारगेट अगर हमारा फिक्स है तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना? उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते हम ढूंढ ही लेंगे। प्रॉब्लम इज हमें टारगेट ही नहीं पता होता है ना? पता ही नहीं है हम क्यों करने जा रहे हैं। ये कर लेंगे, अच्छा ठीक है, पीजी डिप्लोमा योग कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम मास्टर्स अगर हुआ तो चलो मास्टर्स कर लेंगे। अच्छा इंस्ट्रक्टर बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी जॉब मिल गई देन दैट्स ओ वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया। नहीं मिली, चलो अपना इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। नहीं कुछ हुआ, चलिए आगे फिर क्या करेंगे? नहीं मास्टर्स कर लेना चाहिए, इसमें करियर है। देन मास्टर्स, देन नेट कर लेना चाहिए, इसमें करियर है। देन पी वो कर लेना चाहिए। सो करना चाहिए, अगर अगर ये भी है तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज़ हम अपने अपने ही पाथ को चल रहे हैं। अभी हमने डिप्लोमा इन योगा कर लिया, नहीं इसमें तो करियर ही नहीं है, इसमें पैसा नहीं मिल रहा मान लो, तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा-सा कुछ और सब्जेक्ट कर लेते हैं। क्या करें? आजकल बहुत डिमांड में है, इसके साथ हम
इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का बहुत डिमांड है, चलिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ये नहीं किया, चलो ये सो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, इफ वी हैव अ फोकस, अ टारगेट, तो फिर हमें उस पे हमारा पाथ थोड़ा ईज़ी हो जाता है। पतंजलि जी ने सबसे पहले बोला अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है उनका योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आना चाहिए आज के बाद। हाँ। आपको ये लगना चाहिए कि मुझे तो पूरा आ गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक है? सो इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई, चित्त, वृत्ति एंड निरोधा। इज़ इट क्लियर? सो चित्त क्या है? क्या है चित्त, बताओ कोई? थोड़ा बहुत अगर पता है तो, कुछ भी अपने मन का। ध्यान लगाना। मन, ध्यान लगाना, और सारे लोग बता दो थोड़ा-थोड़ा, एक-एक पॉइंट हो जाएगा। मन, ओके, और? और मैम कोई? मन, चित्त मीन्स मन। चित्त मीन्स मन, ओके, और? मैम चित्त मीन्स धारणा। धारणा, ओके। डू यू नो धारणा? आपको पता है धारणा क्या होती है? यस मैम, जो हम धारण करते हैं, धारण जो करते हैं, जो जी, जो भी जैसे जो हमारे विचार होते हैं जिन्हें हम धारण करते हैं, जो या तो फिर जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वही धारणा है। ओके। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? ओके, नो प्रॉब्लम। मैम हाँ, 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 प्लीज। मैम चित्त का अर्थ होता है चेतना। अच्छा, चेतना, ओके। हाँ, शिखा आप बता रहे थे कुछ? मैम चित्त में ही सब समाहित है, चित्त से ही जीवन का निर्धारण है, हम क्या धारण करते हैं और सारी प्रवृत्ति का क्या संचार। समाहित है, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या समाहित है चित्त चित्त में? में आपके विचार, आपकी वृत्ति, आपकी समझ, ये सब समाहित है। आपको पता है वृत्ति? वृत्ति, हाँ, जो हमारा वही चित्त पे ही आ जाती है फिर सारी बात ओके, कि चलो मन। लेट मी क्लियर, मैं बताती हूँ, ठीक है? आप लोगों ने सब, जिसने भी जो बताया अपने हिसाब से, ठीक ठीक है। चलिए, म्यूट करो दीपिका, म्यूट करो प्लीज। हेलो दीपिका जी, प्लीज म्यूट यस योरसेल्फ। यस मैम। चित्त क्या है? जैसे योग मैंने आपको बताया था, योग शब्द युज धातु में घन प्रत्यय लगाने से बना है ना? तो वो बन गया योग। ऐसे ही चित्त शब्द चिति संज्ञाने धातु से बना है। चिति संज्ञाने क्या होता है? चिति संज्ञाने मतलब जिससे हमें संज्ञान प्राप्त हो। व्हाट इज संज्ञान? संज्ञान इज नॉलेज, ठीक है? ज्ञान अनुभूति का साधन जो है वो चित्त है, ठीक? ज्ञान अनुभूति का साधन कैसे? कैसे चित्त ज्ञान अनुभूति का साधन है? हम, मैंने बोल दिया आपने मान लिया, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया बस इसलिए ज्ञान अनुभूति का साधन है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यूरियोसिटी ज्ञान प्राप्ति का सबसे पहला लक्षण है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिल सकता, ठीक है? सो ज्ञान अनुभूति का साधन चित्त है। कैसे? क्योंकि चित्त ही वो है जिसमें हमारे संस्कार विद्यमान रहते हैं, ठीक है? संस्कार केवल इस जन्म के तो होते नहीं हैं, जन्म जन्मांतर के होते हैं। चित्त बेटा मन से थोड़ा परे है, ऊपर की स्थिति है मन के, ठीक है? मन का, अगर ये बोलें चित्त मन का अगला आया, मन से बियॉन्ड है, थोड़ा सा ऊपर की बात है। क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है या आपका साइकोलॉजी है, ये मन तक लिमिटेड है, बट योग तो बियॉन्ड है ना, योग तो बड़ा आगे की बात करता है। तो योग चित्त की बात करता है, क्योंकि हम जन्म कर्म फल भी मानते हैं, कर्म संस्कार भी मानते हैं। तो चित्त जो है उसमें कलेक्शन ऑफ आर मेमोरीज, जो हमारे संस्कार, हमारे जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी कुछ हैबिट्स हैं, हमारी कुछ चॉइस हैं, हम काम करते तो कुछ ना कुछ एक रूटीन फॉलो करते, तो धीरे 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 वो संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान होते जाते हैं, कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन एक्टिविटीज होते होते वो क्या करेंगे, वो इम्पैक्ट डालेंगे हमारे चित्त पे। अब
हम कैसा करते हैं, तो वो हमारे जो हमारे कहते हैं ना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो उसके ऊपर जो चित्त की बात है, इम्पैक्ट डाला तो इम्पैक्ट जिनको डालते हैं उनको हम बोलते हैं योग की भाषा में संस्कार। ठीक है? कि कई बारी बोलते हैं ना इसके बड़े अच्छे संस्कार हैं, हमारे प्रारब्ध संस्कार हैं, हमारे क्रियमान संस्कार हैं, हमारे संचित कर्म कर्म होते हैं ना, संस्कारों की वजह से कुछ ना कुछ हमारा रहा होगा, प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, ऐसा रहे, तो संस्कार जो अपना इम्पैक्ट डालते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट लेते हैं हम लोग। तो चित्त एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार विद्यमान रहते हैं। चित्त मतलब चेतना, चेतना की हाईएस्ट स्टेज जहाँ पे एकदम क्लियर होता है, वहां पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है। चित्त में जो कलेक्शंस ऑफ संस्कार हैं हमारे, ठीक है? चित्त में जो वो जो होती है हमारी पास, जैसे मान लीजिए आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको याद है? नहीं है ना? मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या थी। तो संस्कार हैं, संस्कार रहे होंगे, पर स्मृतियां नहीं रहती हैं, स्मृतियों से बेदाग हो जाते हैं, वो स्मृतियों का दाग भी नहीं रहता है हमारे चित्त में। चित्त मतलब मन का सबसे, अगर आप बोले कि भीतरी आयाम, विच इज रिलेटेड टू आवर कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना से रिलेटेड रहता है वो चित्त होता है। जैसे कि जब जैसे मान लीजिए हमारा मन है, मन कैसा है? कॉन्शियस है, सचेतन है, ठीक है? सचेतन जब हमारे, और अगर हम उसको बार बार उस पर फोकस करते रहें, इसीलिए हम योग वाले क्या करते हैं, हम योग में क्या बोलते हैं, मन पर नियंत्रण करो। अगर आप सिंपल लैंग्वेज बोले तो चित्त वृत्ति निरोध, मतलब टू कंट्रोल ओवर योर माइंड, मन, लेकिन चित्त मन से ऊपर की बात है। हम सिंपल लैंग्वेज में उसे मन कह सकते हैं, लेकिन योग की भाषा में चित्त को मन नहीं कह सकते। चित्त में, अगर हम चित्त की बात करते हैं तो चित्त में बेटा मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को मिला हुआ रूप चित्त होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है? चित्त में मन भी है, चित्त में बुद्धि भी है और चित्त में अहंकार भी है। इसीलिए इन सबको मिला के, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को मिला के हम बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय किसे बोलते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ठीक है? चतुष्टय इज फोर, देयर आर फोर, चतुष्टय इज फोर, अंतःकरण चतुष्टय, फोर इन नंबर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो चित्त जो है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित होता है। इज इट क्लियर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। Yes, ma'am. ओह, Clear. थैंक यू। तो चित्त, कॉन्सेप्ट ऑफ चित्ता, मीनिंग ऑफ चित्ता आपके सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए चित्त क्या है। मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित रूप को चित्त, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, ठीक है? और चित्त मतलब हमारे मन का भीतरी आयाम। इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम चित्त की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि चलिए चित्त तो है, तो चित्त में है क्या क्या, चित्त की भूमियां क्या हैं, चित्त की स्टेजेस क्या है। अब आप चाहे तो इन्हें चित्त की भूमियां बोल लें, चाहे तो चित्त की स्टेजेस, अवस्थाएं बोल ले, जो आपको मन करे वो बोल लीजिए। स्टेट्स ऑफ चित्त, चित्त की भूमि, चित्त की अवस्था, चित्त का रूप, चित्त कैसा होता है। देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, चित्त जो है, चित्त कैसा होगा? चित्त त्रिगुणात्मक होगा। त्रिगुणात्मक क्या होता है? त्रिगुणात्मक जिसमें तीनों गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति से निकला है सब कुछ। जब प्रकृति से निकला है तो प्रकृति में तीनों गुण है, ठीक है? फिर प्रकृति में सतगुण भी है, रजगुण भी है, तमोगुण भी है। डिपेंड्स कि कब कौन से कितना गुण हमारा हावी होता है। जितना गुण जो हमारा डोमिनेटिंग होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा चंचल है, बच्चे तो जनरली चंचल होते हैं, या कोई हम लोग, हम फोकस्ड नहीं है, कभी हमारा मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है। हम यहाँ बैठे, अच्छा अभी ये पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते अभी ये नहीं, अब ये पढ़ा देते हैं, अभी ये नहीं, अब ये कर देते हैं। सो ये क्या है? हमारा चंचलता है। चंचलता इज द क्वालिटी ऑफ रजोगुण, फिक्स नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होगा? अगर हमारा चित्त फिक्स नहीं है तो हम चंचल रहेंगे। अगर रजोगुण है तो चंचल होगा, सत्वगुण है तो थोड़ा हम फोकस्ड रहेंगे, और तमोगुण है तो हमारे अंदर आलस्य प्रमाद रहेगा, ठीक है?
तो गुणों की विषमता के कारण अलग-अलग अवस्थाएँ चित्त जब जब जैसा गुण होगा तो उस हिसाब से चित्त की अलग-अलग स्टेजेस डिफाइन की गई हैं। सबसे पहली बात ये है, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चित्त की भूमि, चित्त की अवस्था, चित्त की स्टेट्स, इनका वर्णन नहीं किया है। इज़ इट क्लियर? महर्षि पतंजलि ने योगश चित्तवृत्ति निरोधा के बाद चित्त का रिजल्ट बता दिया कि जब योगश चित्तवृत्ति निरोधा होता है तो क्या होता है, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो अपने में फोकस्ड हो जाता है। और तब उसके पहले क्या था, तो फिर उन्होंने बाद में वृत्तियां बता दी, बट उन्होंने चित्त की भूमियों की बात की नहीं की है। लेकिन फिर मैं आपको क्यों बता रही हूँ चित्त की भूमि, आपके सिलेबस में क्यों है चित्त की भूमि? जब पतंजलि ने बोला नहीं, पतंजलि जी का पेपर है, तो क्यों है चित्त की भूमि? चित्त की भूमि बेटा इसलिए है क्योंकि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर जो भाष्य लिखे गए, उन सभी भाष्यों में, जैसे चाहे वो व्यास भाष्य है, तत्व वैसारदी की बात करें या योग वार्तिक है, इनमें चित्त की भूमियों का वर्णन किया गया है। इसमें चित्त की भूमियों की चर्चा की गई, स्टेजेस ऑफ चित्ताज बताए गए हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। जी। ओके मैम। आप एक तो सारे के सारे ना, आप लोग का वीडियो बंद है तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको समझ भी आ रहा नहीं आ रहा, तो नहीं, आ थोड़ा सा रहा है, आ प्रॉब्लम हो रहा है, रहा आ रहा है। है। ओके ठीक है, थैंक यू। अरे तो क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमने आपको बताया चित्त में क्या बताया, मन बुद्धि अहंकार, इनका मिलित रूप चित्त है, इसे हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। चित्ती संज्ञाने धातु से बना है। मीनिंग ऑफ चित्त इज, जिसके द्वारा ज्ञान अनुभूति प्राप्त की जाए, वो साधन चित्त है। मन का अगला आयाम है, ये हमारा, अगर बोलें तो इसमें हमारे संस्कार विद्यमान रहते हैं, शॉर्ट में बोले। और चित्त में कौन कौन से गुण हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे चित्त में कौन सा गुण होता है, तो चित्त त्रिगुणात्मक है, तीनों ही गुण होंगे चित्त में। ठीक है, सत्व भी होगा, रज भी होगा और तम भी होगा। बस क्या है, मान लीजिए किसी में रजोगुण प्रभावी है तो उसका नेचर रजोगुण के अकॉर्डिंग होगा, किसी में तमोगुण प्रभावी है तो उसका नेचर तमोगुण के अकॉर्डिंग होगा, और किसी में सत्व है तो सत्वगुण के। हालांकि सबसे अच्छा अगर बोला जाए योग के माध्यम से तो वो सत्वगुण होता है। सत्व जब होगा हमारे अंदर, जितना सत्व होगा उतना ही हम योग के पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे और फोकस्ड भी रहेंगे, बिकॉज फोकस इज इम्पोर्टेंट। अगर हम फोकस्ड ही नहीं है तो हम कैसे फिर चित्तवृत्ति निरोधा करेंगे, है ना? तो फोकस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम चित्त वृत्ति निरोधा करते हैं, मतलब अगर हम अपने चित्त पे, अपने इंटरलैक्ट पे, इफ द सेसेशन ऑफ इंटरलैक्ट इज हैपन, अगर आपका सेसेशन मीन्स निरोध, निरोध अगर इंटरलैक्ट का, बुद्धि का, चित्त का हो जाता है, देन वी अचीव योगा, तो हमें योग मिल जाएगा। ठीक है, निरोध हो जाए, वो खत्म हो जाए, चित्त की वृत्तियां ही खत्म हो जाए, फिर क्या है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, डिस्ट्रक्शंस है ही नहीं। ऑल रिस्ट्रिक्शंस क्लियर, पाथ क्लियर, टारगेट फोकस, बिल्कुल पता चल गया, पहुंच गए हम वहां पे। सो अब अगर हम चित्त की भूमि की जो बात कर रहे हैं, स्टेज ऑफ चित्त जो बता रहे हैं, जिनको स्टेजेस बोलते हैं, अवस्थाएं बोलते हैं, इनकी चर्चा योग सूत्र में नहीं की गई। बिल्कुल पहले याद रखना, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में योग की भूमियों की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इनके भाष्यों में योग भूमियों की बात बताई गई है। क्लियर? अब वो भाष्य क्या है, भाष्य आप अपने नॉलेज के लिए, ज्यादा अगर आपको याद नहीं रहता तो आप व्यास भाष्य को तो याद कर ही सकते हैं। व्यास भाष्य में भी बताया गया है। व्यास भाष्य का पहला ही जो श्लोक है उसमें ही है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमयः। तो चित्त की भूमि क्या है, चित्त की भूमि कितनी है, चित्त की स्टेजेस कितनी है, महर्षि पतंजलि के व्यास भाष्य के पहले श्लोक में ही बताया। 5 भूमियाँ हैं, 5 स्टेजेस, 5 अवस्थाएँ बताई गई हैं। देयर आर 5 इन नंबर। चित्त की भूमिज आर 5 इन नंबर। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमयः। क्षिप्त नंबर 1 इज क्षिप्त, लिखा हुआ है सामने, आपको दिख ही रहा होगा। दूसरा है मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध।
सो व्हाई आई कोट शिव, तो पहले मैंने क्यों किया, हालांकि लोएस्ट तो तमोगुण होता है, मतलब मूढ़ होती है, मूढ़ सबसे निचले लेवल की है, आलसियों की प्रवृत्ति है। क्योंकि एक तो पतंजलि के व्यास भाष्य में इसी सीक्वेंस में बताया गया, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, इसलिए। दूसरा क्या है, जब देखो प्रकृति है और पुरुष है, दो चीजें हैं, है ना, दोनों अलग अलग हैं। सारा चीजें प्रकृति में है, आप पढ़ेंगे, आपके चाहे आप डिप्लोमा के हैं या कुछ भी, आपने योग में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रकृति पुरुष क्या है, सांख्य थोड़ा सा। जब वो मिलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, क्या देखिए, दो शांत चीजें हैं, दोनों को आपस में मिला दो तो थोड़ा बहुत तो हलचल होनी ही होनी है, होगी कि नहीं। कोई भी शांत है, कोई भी शांत है, पर अगर मिला, जब भी ज्वाइनिंग होगा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा। प्रकृति में सारे गुण हैं, अब प्रकृति में तीनों गुण है, प्रकृति सारे मीन्स तीन, देर आर थ्री गुणास त्रिगुणा, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति पुरुष जब मिलता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, हलचल होगी, चंचलता आएगी, और चंचलता इज द क्वालिटी ऑफ रजोगुण, है ना। सबसे पहले तो चंचलता कब आएगी, डिस्ट्रैक्शंस कब होगा, जब रजोगुण, हाँ हाँ, यस यस, प्लीज आस्क स्तुति प्लीज। या मैम, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति तो मान सकते हैं, बट पुरुष क्या है? पुरुष इस चेतना आत्मा, ठीक है, आप सांख्य पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। पुरुष, पुरुष इस चेतना, और प्रकृति इस जड़, जो जड़ है और चेतन है, दो चीजें हैं। आपका शरीर है, अगर इसमें चेतना नहीं है तो ये जड़ है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी हलचल होती है, जो भी हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, वो ड्यू टू कॉन्शियसनेस, हमारे प्राण निकल गए मान ली तो क्या है, फिर कुछ इसमें मूवमेंट होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो वो आप सांख्य में पढ़ेंगे बेटा, आगे सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे। प्रकृति इस जड़, पुरुष इस चेतन, जब जड़ और चेतन दोनों मिलते हैं तो हलचल होती है, हलचल होने से आगे 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 पूरी सृष्टि प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले महत, फिर फिर क्या 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 ऐसे सब निकलेगा, बुद्धि, अहंकार, फिर ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ पूरा आगे आपको चार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। लेकिन पुरुष इस चेतना, अभी फिलहाल के लिए पुरुष इस चेतना, कॉन्शियसनेस, ठीक है। ओके। अगर इस बॉडी में से कॉन्शियसनेस निकल गई देन इट इज जड़, इसमें जान ही नहीं है, फिर कुछ है ही नहीं, हिल सकते नहीं, मूवमेंट कर सकते नहीं, एक्टिविटीज कर सकते नहीं है, सो जड़। जो भी हलचल होती है, जब जड़ में चेतन मिलता है तभी हलचल होगी, प्राण आ गए तभी तो उसमें मूवमेंट होगा। सो पहला इज, और वो मूवमेंट इज द क्वालिटी ऑफ रजोगुणा, दैट्स व्हाई आई मेंशन क्षिप्त इज पहले, ठीक है, क्योंकि पहले हलचल हुई, रजोगुण आया। तो क्षिप्त जो आपकी वो स्टेट्स है, उस क्षिप्त वृत्ति में रजोगुण डोमिनेट होता है। आपको याद रखना पड़ेगा हर एक स्टेट में किसमें कौन सा गुण है, किसकी कौन सी क्वालिटीज हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो क्षिप्त जो है उसमें रजोगुण डोमिनेटिंग होता है। तो क्वेश्चन अराइज कि अगर रजोगुण प्रभावी होता है तो क्या सत्वगुण और तमोगुण नहीं होता, होता है, तीनों गुण होते हैं, पर वो डोमिनेट नहीं कर पाते। रजोगुण डोमिनेटिंग होता है, वो गॉड रूप से होते हैं, वो दबे हुए होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है आपका क्षिप्त। क्लियर। क्षिप्त में रजोगुण, क्षिप्त में रजोगुण, रजोगुण की क्वालिटीज क्या है, अस्थिर चित्त, आपका चित्त स्थिर नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, रज है ना, चंचलता है, रजोगुण मतलब चंचलता। तो चंचलता होने की वजह से कहीं पे भी किसी भी विषय में टिकेगा नहीं, ऑलवेज एक्टिव, इधर उधर 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 जाना, ठीक है। तो रजोगुण डोमिनेटिंग होगा, तमोगुण और सत्वगुण सप्रेस्ड होंगे, दबे हुए होंगे। मेन फंक्शनिंग में कौन सा गुण होगा, क्षिप्त में रजोगुण। क्लियर। हेलो, शिफ्ट मीन्स डिस्ट्रैक्टेड और रेस्टलेसनेस, अगर इंग्लिश में बोले तो इसको रेस्टलेस बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर क्षिप्त गुण है, ठीक है, मेरे अंदर रजोगुण है, तो मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होगा। अगर मैं आपको पढ़ाने भी बैठी हूँ तो मैं थोड़ी देर में अपना मोबाइल देखने लगूंगी, फिर थोड़ा बाहर देखने लगूंगी, फिर थोड़ा इधर, थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा सा इधर, मतलब वी कैन नॉट फिक्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। बहुत मुश्किल है कि मुश्किल क्या है, ये असंभव टाइप ही है। रजोगुण अगर डोमिनेट है तो
फिक्स्ड नहीं होता है, चंचल नईताएं ज्यादा रहती है, हमारा शांत नहीं होता अवस्था। रेस्टलेसनेस में बेचैनी टाइप जैसे होती है ना, बेचैनी है, जैसे हम आपको बोलें क्या बोलते हैं ना, बड़ी बेचैनी हो रही है, अभी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी सी हो रही। बेचैनी मतलब हमें कुछ इधर उधर 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 कहीं ना कहीं घबराहट हो रही, कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे। इन द सेम वे क्षिप्त में क्षिप्त इज द कंडीशन ऑफ रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड नहीं होता, चंचलता ज्यादा होती है। क्लियर? यस सो इसमें क्या होगा, अब चूंकि इसमें तमोगुण भी होता है और रजोगुण भी होता है और सत्वगुण भी होता है, बस मेन इसका क्वालिटी क्या है, रजोगुण डोमिनेटिंग है, सत्वगुण तमोगुण दोनों होता है। जब तमोगुण सत्वगुण को सप्रेस कर लेगा, मतलब तमोगुण ज्यादा एक्टिवेट हो गया, तो क्या होगा, तो तमोगुण की क्वालिटीज आने लग जाएंगी। रजो की तो है ही है, रजो तो मेन है, पर तमोगुण सत्वगुण भी तो बीच बीच में दिखाएगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो केवल गलत काम थोड़ी करता है, कभी कभी तो उसके अंदर अच्छाइयां भी आई जाती है ना, सत्व भी कभी कभी तो झलक ही जाता है। या फिर कोई अच्छा आदमी है तो कभी उससे गलती भी हो ही जाती है ना, कभी उसको आलस आ ही जाता है, कभी उसका भी डिस्ट्रक्शन हो ही जाता है। तो इन द सेम वे चूंकि तीनों को गुण हैं, तो रजोगुण डोमिनेटिंग होगा, लेकिन तमोगुण और सत्वगुण भी बीच बीच में अपना काम दिखाएंगे। क्लियर? मेन गुण रजोगुण। दूसरा हम आते हैं क्षिप्त के बाद मूड। मूड बेटा जो स्टेज है, इट्स अ डलनेस, स्टेज ऑफ डलनेस। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें साधारण भाषा में तो इसको वी कैन से लाइक अकर्मण्य चित्त। अकर्मण्य चित्त, अकर्मण्य मीन्स हम जो काम नहीं करना चाह रहा, कुछ करना ही नहीं चाह रहा। आलस इसका पहला क्वालिटी है, आलस्य। ठीक है, तमोगुण मतलब आलस, आलस से प्रमाद की जो स्थिति होती है वो तमोगुण होता है। इसमें तमोगुण डोमिनेटिंग होगा, मतलब आलस्य की अवस्था, प्रमाद की अवस्था। दिस स्टेट इज द लोएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। सबसे अगर निचली, क्योंकि पढ़े हैं कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चित्त कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, चित्त का कुछ है ही नहीं, हम तो बस आलस करे जा रहे हैं। जनरली अगर कहें तो ये जो नीचे लोगों की मानसिकता होती है, जो योग में आगे नहीं बढ़ सकते, तमस हावी है, बस आलस्य प्रमाद है उनमें। आलस्य होगा तो हमारा विवेक शून्य हो जाता है। आलस्य के समय हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता ना, एक्टिव नहीं होता, तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या। लेथार्जिक कंडीशन, इट्स अ कंडीशन ऑफ लेथार्जी, स्लीपी, डल कंडीशन। ठीक है, डलनेस है, आलस्य है, प्रमाद है। तो मूड में जो गुण डोमिनेट होता है वो तमोगुण डोमिनेट होता है। ठीक है, क्षिप्त में जो होता है वो रजोगुण डोमिनेट होता है। अब आ जाते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त क्या होता है? विक्षिप्त, विक्षिप्त इन दोनों से ऊपर की स्टेज है। इसमें क्या होगा, इसमें सत्व गुण डोमिनेट होगा। प्रभावी कौन सा गुण होता है विक्षिप्त में? सत्व गुण। लेकिन रजोगुण और तमोगुण भी अपना काम करते हैं, कम हो जाते हैं, कंपैरेटिव कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इम्पैक्ट दिखता नहीं है, इनका इम्पैक्ट भी बीच बीच में दिखता है। ठीक है, सो सत्वगुण इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड। We are not concentrated exactly, we are not concentrate in the state of concentration, but it is partially concentrated. अगर लेमैन की भाषा में बोले तो we can say it's a state of 50-50, है ना। सत्व हुई होता है, लेकिन 50% तो सत्व मान लिया हो गया, लेकिन 50-50 रेस्ट 50 में तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। सो इम्पैक्ट सत्व का ज्यादा होगा, बट रजोगुण और तमोगुण भी आराम से अपना काम करते हैं। कम हो जाएंगे। सो इट इज अ पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड चित्त। क्लियर? फर्स्ट इज रजोगुण मतलब डिस्ट्रैक्टेड चित्त, सेकंड इज तमोगुण डल चित्त, दिस इज पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड चित्त, विक्षिप्त। सत्व डोमिनेटिंग होने के कारण क्या होगा, सत्व की क्वालिटीज आएंगी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य,
तो विक्षिप्त जो है, विक्षिप्त में सत्वगुण डोमिनेट होता है और सत्वगुण डोमिनेट होने के कारण सत्वगुण की क्वालिटीज इम्पैक्ट करती हैं। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सत्वगुण? सत्वगुण की क्वालिटीज होती है धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इनकी तरफ इंटरेस्ट जाने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें लगता है कि क्या सही है, वट एवर इज राइट, वट एवर इज रॉन्ग, हमें पता नो दिस इज नॉट राइट, हम इस पे नहीं, ये नहीं करेंगे, हमें यहीं जाना है। ठीक है, धर्म के काम करेंगे, गलत काम नहीं कर रहे, उनकी तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगे, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सत्वगुण। और इस स्टेज में सत्वगुण ही तो प्रभावी होता है, सत्वगुण की जो भी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि सत्वगुण डोमिनेटिंग है। जो डोमिनेट होगा वही उसी की क्वालिटीज आएंगी। ठीक है, तो लेकिन एस मैंने आपको बोला ना, इट्स अ स्टेट ऑफ 50-50। सो 50% इज सत्वगुण, रेस्ट 50% इज तमोगुण एंड रजोगुण आल्सो। ठीक है, अब अगर रजोगुण बीच बीच में रजोगुण आ गया या तमोगुण आ गया, तो रजोगुण और तमोगुण हमारा जो अच्छा वाला चित्त है उसको विक्षिप्त कर देते हैं, उसको डिस्ट्रैक्टेड कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विक्षिप्त अवस्था। इज इट क्लियर? जी रजोगुण तमोगुण हमारे कंसंट्रेशन को बिगाड़ देते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जो हम सत्व की तरफ हमारा रुझान हो रहा, बीच बीच में रजोगुण का प्रभाव आ गया, तो हमें हमारा मन चंचल होने लग जाता, नहीं हमारा फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर अगर तमोगुण आ गया तो हम कहेंगे अच्छा चलो आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, है ना। समटाइम्स ऐसा होता ही है हमारे साथ, आज नहीं करते कल कर लेते, आलस से आ जाता, अरे छोड़ो क्या रखा है इसमें, मजा नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? ओके, सो समटाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड एंड समटाइम्स डिस्ट्रैक्टेड इज विक्षिप्त। किस लिए? इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। किस लिए? जब जब भी विक्षिप्त की बात आएगी वो अध्यात्म की तरफ रुझान होगा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये क्या है? अध्यात्म ही तो है। सो समटाइम डिस्ट्रैक्टेड एंड समटाइम्स फोकस्ड, क्या कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के रुझान में, अध्यात्म की तरफ, या अध्यात्म अपना योग का परम लक्ष्य प्राप्ति में आगे तो बढ़ते हैं, बट समटाइम्स ये डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, इसमें तमोगुण रजोगुण अपना इम्पैक्ट दिखाने लग जाता है। लेकिन दिस इज द स्टेज ऑफ श्रेष्ठ मनुष्य, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासुओं की अवस्था। ये किसकी अवस्था है? अगर आपसे हम पूछें विक्षिप्त किसकी अवस्था है, तो विक्षिप्त श्रेष्ठ मनुष्यों की या जिज्ञासुओं की अवस्था होती है। जैसे मैंने बोला मूढ़ नीच मनुष्यों की अवस्था होती है, जो क्षिप्त है वो सामान्य मनुष्यों की अवस्था होती है। सामान्य मनुष्यों में जनरली रजोगुण होता है, उनका फिक्स्ड नहीं होता है, चित्त इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड होता रहता है, वो सामान्य बहुत ही नॉर्मल मनुष्य जो उनका है। लेकिन विक्षिप्त इज द स्टेट ऑफ क्या? क्यूरियस पर्सन, जो जिज्ञासु होते हैं उनकी जो अवस्था है वो विक्षिप्त होती है। अब विक्षिप्त के बाद आते हैं एकाग्र। नाम से ही पता चल रहा है एकाग्र क्या होगा। एकाग्र, एकाग्र इज फोकस्ड, वन पॉइंटेड। हम आप योग करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब आप कोई भी वो बैलेंसिंग आसना करते हैं, कहते हैं ना फिक्स द माइंड एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट। एक किसी बिंदु को निर्धारित कर लो और उसी पे अपना चित्त स्थित करो, उसी पे मन को करो, उसी पॉइंट को देखो। हम करते हैं ना एकाग्र। तो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चित्त को, एक पॉइंट को फोकस करते हैं। क्लियर? सो एकाग्र इज वन पॉइंटेड। हमें पता है व्हाट इज दैट, क्या करना है वो हमें पता है, उस पे हम फोकस करेंगे, एक वन पॉइंट हो जाएगा। मतलब टोटली सत्वगुण डोमिनेटिंग होगा। रजोगुण और तमोगुण जैसे ऐसे नहीं होता कि जैसे कि घर में मान लो कि कोई एक डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, उसके आते से ही हम सारे सारे चुप होकर बैठ जाते हैं, जैसे घर में कोई है ही नहीं। इज इट क्लियर? जो जनरली सी बात है कि जब घर में किसी से जिससे हम डरते हैं, जिसका घर में साम्राज्य ज़्यादा होता है या डांट पड़ती है, जिससे बच्चों को जनरली होता है ये, उनके आते से ही सारे बच्चे, घर के शैतान बच्चे, जितना इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस हो रहा था, आलस, कोई सोए पड़ा था, कोई कुछ, सब चुपचाप चुप दुबक के बैठ जाएंगे, पता ही नहीं जैसे इस घर में कोई है। इन द सेम वे इस समय सत्वगुण इतना डोमिनेट हो जाता है एकाग्र में कि रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं आता हमारे में। ठीक है? इज इट क्लियर? वो डिस्टर्ब कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर ही। हाँ जी, हेलो, ओके।
ये बीच-बीच में डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। रजोगुण और तमोगुण का बीच-बीच में डिस्टरबेंस नहीं होता। एक ही विषय में जैसे एक ही विषय है, किसी ने बोला था ना कि चित्त क्या है, विषय है, वृत्ति है, समथिंग लाइक दिस किसी ने कुछ बोला था। तो जब एक ही विषय में हमारा सारी वृत्तियों का प्रवाह चित्त में कंटीन्यूअसली फोकस्ड हो जाता है, उस तो ये एकाग्र अवस्था होती है। मतलब सारा कुछ हमने अपना सारा एनर्जी, सारी वृत्ति, सारी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तो है ही नहीं, सत्व है, पूरा फोकस्ड हो गया, ठीक है? निर्मल और फोकस्ड चित्त, ना गंदगी है, निर्मल मीन्स ना कोई गंदगी नहीं है एंड टारगेट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, इट इज़ फोकस्ड चित्त, चित्त फोकस्ड भी है, ठीक है? तो ये कौन-सी अवस्था है? इट्स अ स्टेट ऑफ संप्रज्ञात समाधि। समाधि आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे योग सूत्र में आगे, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। मतलब देखो समाधि 2 तरीके की होती हैं, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात, आप पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊँगी, ओके। सो जब संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, वो अवस्था जो है वो एकाग्र की अवस्था होती है, ठीक है? संप्रज्ञात के बाद आती है असंप्रज्ञात, जिसमें बाकी चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है? इसमें ये वृत्तियाँ हैं, इनका इम्पैक्ट बीच-बीच में आ रहा है, जैसे कि मान लो कि अगर हम एकाग्र अवस्था में हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, 2 चीज़ों की अनुभूति होगी, एक तो प्रकृति के तत्वों की और एक आत्मा अनुभूति, आत्मा की 2 चीज़ें अभी बची हुई हैं। हमें पता है व्हाट आई एम, व्हाट इज़ सोल और इसमें क्या-क्या है। बाद में जब वो भी खत्म हो जाएँ, मान लो कि चित्त में कुछ बचे ही ना, सारी विवेक, ज्ञान, वैराग्य की जो अवस्था है वो सारी खत्म हो जाए, वृत्तियाँ, तब वो निरुद्ध होता है। अभी हम बात कर रहे हैं एकाग्र की, मतलब वृत्तियाँ हमारी जितनी भी हैं सारी इंट्रोवर्ट हो जाएँगी, सब फ़ोकस्ड हो जाएँगी। योग में बात इंट्रोवर्ट की करते हैं, अंतर्मुखी होने की बात करते हैं। बाहिर्मुखी होंगे तो योग नहीं प्राप्त कर पाएँगे, ठीक है? तो एकाग्र में सत्वगुण टोटली डोमिनेटिंग होता है, टोटली डोमिनेटिंग होगा सत्वगुण एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रजोगुण और तमोगुण का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दिस स्टेज इज फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड होगी, चित्त की निर्मल होगी और ये अवस्था संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। अगर हम बोले योग में सच में कोई आगे बढ़ रहा है, जैसे विक्षिप्त में सत्वगुण डोमिनेट हुआ, बीच बीच में डिस्ट्रक्शन आए, मीन्स कि मन तो है ना योग की तरफ जाने का, तभी तो धर्म ज्ञान वैराग्य आया, विक्षिप्त में आ गया ना, ज्ञानी हो गए ना, जिज्ञासु हो गए ना, अब हम जिज्ञासु हो गए तो हम काम करेंगे उस पे, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी आई, ये है क्या, तभी तो उस पे वर्क करेंगे, वर्क करते 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 हमारा चित्त फोकस्ड हो गया, योग साधना किया, मन को निर्मल किया, मन के डिस्ट्रैक्शंस को रोका, तो हो चित्त फोकस्ड तो हो गया एकाग्र, ये योग की आरंभिक अवस्था, जिससे एकाग्र अवस्था प्राप्त हो जाती है, कहते हैं हाँ उसे योग अचीव होने लग गया। बाद में समाधि, जो योग की अंतिम अवस्था मोक्ष है, वो बाद की अवस्था है, वो निरुद्ध अवस्था, लास्ट इज निरुद्ध। निरुद्ध क्या है, निरुद्ध इज द स्टेट ऑफ असंप्रज्ञात समाधि, टोटली मैम मतलब। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। ये एकाग्र में से ये गुण कौन सा है? एकाग्र में बेटा सत्वगुण टोटली डोमिनेटिंग होता है, मैंने बताया सत एकाग्र क्या है, एकाग्र इज फोकस्ड, ठीक है? योगाग्र में भी रजोगुण तमोगुण होते हैं, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? रजोगुण तमोगुण ऐसे खत्म हो जाते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे घर में मान लो हम सब आप सब बच्चे हैं घर में, किसी कोई बच्चा अपने दादाजी से या पापा जी से डरता है, उनके आते से ही जैसे नहीं आता, दादाजी आए नहीं कि सारे एकदम शांत, घर में कोई है ही नहीं। इन द सेम वे जब एकाग्र की बात करते हैं तो सत्व गुण फुल्ली डोमिनेटिंग होता है, ठीक है? विक्षिप्त में सत्वगुण पार्शियली डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेट तो विक्षिप्त में भी सत्वगुण प्रभावी तो विक्षिप्त में भी होता है, लेकिन रजोगुण तमोगुण बीच बीच में काम दिखाते हैं, एकाग्र में रजोगुण तमोगुण का काम नहीं होता, ठीक है? समझ आया अंकित? जी। ओके, तो ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, लास्ट है निरुद्ध। निरुद्ध मतलब निरुद्ध इज द स्टेट ऑफ असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब समाधि की हाईएस्ट स्टेज जिसमें पहुंच गए तो फिर वापस
नहीं आना है। पर वैराग्य की अवस्था है ये। इसमें इसमें अब आप पूछें इसमें कौन-सा गुण होता है? तो बेटा इसमें तो कोई गुण नहीं होगा, क्योंकि गुण भी जब समाप्त हो जाते हैं, गुणातीत हो जाएँगे, तब तो निरुद्ध अवस्था होगी। तो इसमें गुणों का इम्पैक्ट नहीं होता है। निरुद्ध बेटा स्टेज है, निरुद्ध इज द स्टेज ऑफ असंप्रज्ञात समाधि। अब क्या असंप्रज्ञात है, क्या संप्रज्ञात है? इट्स अ टॉपिक ऑफ समाधि। समाधि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से एक दिन लगेगा समझाने में। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये असंप्रज्ञात समाधि, मतलब ये इसमें गुण नहीं होते, गुणों का इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जब हमें समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब साधक, जब योगी समाधि की अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो उसे तो सुख दुख भी नहीं रहना, उसे अच्छी चीजें भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमें सत्व भी खत्म करना पड़ेगा ना। अगर सत्व भी है तो वो भी तो हमारे अंदर संस्कार पैदा करेगा, संस्कार पैदा करेगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर हम बार बार आएंगे, फिर वो हमारे चित्त में इकट्ठा होगा, फिर आएंगे। योग का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। सारे संस्कार खत्म, सारा ज्ञान खत्म, चाहे वो ऋतंभरा हो, चाहे प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब विशुद्ध ज्ञान, वो भी खत्म। अगर वो भी है तो वो भी तो एक डिस्ट्रैक्शन है ना। तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म, सत्व भी खत्म हो जाता है। ये एकाग्र फोकस्ड चीज होती है, किसी भी चीज का कोई भी अनुभव नहीं होता। ये पर वैराग्य, वैराग्य की हाईएस्ट स्टेज है, जिसमें केवल और केवल पुरुष की चेतना विद्यमान रहती है। को प्रकृति के गुणों से कोई मतलब नहीं होता, लेना ही देना नहीं है, सब खत्म हो जाता है, सत्व भी खत्म हो जाता है। इट्स सब फुल्ली फुल्ली फुल्ली, मतलब एक बोले स्टेज ऑफ समाधि, मोक्ष की अवस्था इसी स्थिति में मिल सकती है, निरुद्ध अवस्था में। गुण नहीं होंगे इसमें। क्लियर? मैम, ये संस्कार क्या होते हैं? संस्कार क्या होते हैं बेटा? संस्कार वो होते हैं, जैसे आप, मैंने आपको बताया, आपने शायद लेट ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में ही बताया था। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, मैं कोई काम, मेरी अपनी हैबिट्स हैं, आपकी अपनी हैबिट्स हैं, हम एक रूटीन वर्क करते हैं ना, करते हैं। ये हमें पसंद है, ये हमारे लाइक्स हैं, ये हमारे डिसलाइक्स हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक हमारा एक नेचर होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे चित्त में उनका इम्प्रिंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इम्प्रिंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, हैबिट बन जाएंगी, फिर वो आपके मन में इकट्ठी हो जाएंगे, आपके चित्त में वो इकट्ठी। अच्छा, दिस पर्सन लाइक्स दिस पर्सन लाइक दिस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस भी हम फिर वही करेंगे। तो ये जो संस्कार हैं, ये हमारी हमारी इच्छाएं, हमारी एक्टिविटीज, हमारी रुचि रुझान, इनके अकॉर्डिंग हमारे चित्त में इकट्ठे होते जाते हैं, तभी तो सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पसंद है कुछ अलग टाइप के काम। मान लो मेरा रुझान है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे अच्छी-अच्छी बातें सुनना पसंद है, सत्संग पसंद है, ज्ञान पसंद है, या जहाँ से नॉलेज मिल रही है मुझे पसंद है, नहीं। मान लो एक एक मेरा ये हो गया नेचर। मान लो मैं अब मान लो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी, आई लाइक पार्टी, एन्जॉय करना, यहाँ घूमना, वहाँ जितना डिस्ट्रैक्शंस है, बाहर की चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ों में, तो ये तो इसके हिसाब से हमारे चॉइस ये हो जाएँगे, इसके हिसाब से हमारे चॉइस, जैसे हमारा नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे चित्त में संस्कार विद्यमान हो जाएँगे। वो चीज़ें हमारे यहाँ प्रिंट हो जाएँगी कि ये अच्छा, आई लाइक दिस, उसी के हिसाब से हमारी चॉइस, हमारी हैबिट्स, हमारे वर्क, हम कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। हम किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसके संस्कार अलग ही होंगे ना। अगर हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो उसके संस्कार एक अलग। अगर हमें कोई दुखी सड़क के किनारे दिख जाता है, आई डोंट नो कि वो कौन है, लेकिन अगर उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है, तो ये हमारे संस्कार ही तो हैं कि हमें ये फ़र्क पड़ रहा, उनको नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को तो घर का ही नहीं फ़र्क पड़ता, घर के लोग परेशान हो जाएँ, है ना? सो ये जो हमारे चित्त में हमारे इकट्ठा होते जाते हैं, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। और संस्कार बेटा केवल इसी जन्म के नहीं होते, जन्म-जन्मांतर के होते हैं। ठीक है? हाँ, एक चीज़ है, ये ये हमारे जो हमने आपको चित्त बताया था, उसमें ही संस्कार इकट्ठे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ चित्त वृत्ति, ठीक है? हालाँकि मैंने सोचा था इसको मैं कल पढ़ाऊँगी, पर अभी आज मैं थोड़ा-सा इसको स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट आपको अच्छा लगेगा, आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ओके? सो ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक? चित्त वृत्ति, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग है, चित्त है, वृत्ति, वृत्ति क्या है? देखो, सिमिलरिटी बिटवीन भूमि एंड वृत्तिज आर, बोथ आर 5 इन नंबर।
चित्त की चाहे भूमियां हो चाहे वृत्तियां हो, दोनों ही 5 हैं। ठीक। पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद के 5वें सूत्र में वृत्तियों की चर्चा की गई है। ठीक। पहला सूत्र अथ योगानुशासनम, दूसरा योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग अचीव कर लेंगे। अच्छा, तो योग अचीव कर लेंगे तो होगा क्या? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ योगा? जब हमने योग की स्थिति को अचीव कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जो दृष्टा है, जो पुरुष है, जो चेतना है, जो भी, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ मिल गया ना, तो डिस्ट्रक्शंस हो गया, अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स हो गया। ठीक है। तदा दृष्टु, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो योग, तो क्या पहले दृष्टा योग में अपने स्वरूप में स्थित नहीं था? जब चित्त वृत्ति निरोध नहीं हुआ तो दृष्टा कहाँ था? क्वेश्चन तो पूछते हैं ना। तो दृष्टा था वृत्ति सारूप्य मित्र रत्र, वृत्तियों के जैसे, जिसकी जैसी वृत्ति उसका वो दृष्टा वैसा। जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट, मेरी वृत्तियां होंगी, मेरा इंटरेस्ट वो होगा, मेरा सारा चित्त उसी में फोकस्ड होगा। आपका जो होगा उसका आपकी वृत्तियों के अकॉर्डिंग आपका होगा। तो व्हाट इज वृत्ति? तो वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, हालांकि ओरिजिनल में क्लिष्ट और अक्लिष्ट मिक्स्ड हैं। ये मैंने सूत्र को तोड़ तोड़ के लिखा है आपको समझाने के लिए। वृत्तयाः, व्हाट इज वृत्ति? वृत्तयाः पंचत्याः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ठीक है। वृत्ति कितनी है? पंचत्या, वृत्ति 5 हैं, और पांचों वृत्ति क्लिष्ट हैं और पांचों वृत्ति अक्लिष्ट हैं। अभी आपको शायद समझ आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे। ठीक है। क्लिष्ट क्या है और अक्लिष्ट क्या है? देखो, क्लिष्ट वो होता है जो क्लेशों को पूरा करता है। अब क्लेश क्या होते हैं वो भी हम कल पढ़ेंगे, क्लेश क्या है। सो वृत्तियां पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 वृत्ति हैं, वो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट वो होती हैं जो क्लेशों को पूरा करती हैं, और अक्लिष्ट वो होती हैं जो क्लेशों को पूरा नहीं करती। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जो हमें डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगी वो क्लिष्ट हैं, और जो हमें हमारे अल्टीमेट गोल मोक्ष की तरफ ले जाएंगी वो अक्लिष्ट हैं। यस हिमांशु, प्लीज आस्क। मैम ये मतलब जो वृत्ति है इसका आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो यस। मैम, ये वृत्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वृत्ति मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग वृत्ति मतलब, आप अगर वृत्ति मतलब कहें तो वृत्ति मतलब वी कैन से लाइक दैट आर नेचर, अगर हमारे जो विकास, जो भी चीजें हैं हमारे अंदर, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा जो भी नेचर है, वो ही हमारी वृत्तियों का काम करते हैं। सो वृत्ति कितनी है? वृत्ति 5 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पांचों क्लिष्ट हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, और पांचों अक्लिष्ट हैं, मतलब 5 की 5, ईच एंड एवरी 5 वृत्तिज जो हैं वो आपको बंधन में भी ले जा सकती हैं और वो आपको मोक्ष भी दिला सकती हैं। वृत्तियां पंचत्या, देयर आर 5 इन नंबर। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट वो होती हैं जो क्लेशों को पूरा करें, अक्लिष्ट वो होती हैं जो क्लेशों को पूरा नहीं करते, जो हमें हमारे गोल तक लेके जाते हैं। योग का गोल है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। ये मैं कल पढ़ कवर करूंगी इस टॉपिक को। सो वृत्तियां पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्ति 5 हैं, क्लिष्ट हैं और अक्लिष्ट हैं। सो व्हाट आर दैट 5 वृत्तिज? 5 वृत्तियां हैं क्या? ये 5 वृत्ति हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। 5 वृत्ति हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। पतंजलि योग सूत्र, सूत्र नंबर 6, चैप्टर 1। लेट मी कंक्लूड। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। सो मीनिंग में हमने आपको बताया युज धातु घन प्रत्यय से योग बना। योग के 3 अर्थ मैंने बताए, युजुर योगो, युज संयमनो, युज समाधो। योग, युजुर योगो ज्वाइनिंग इज योगा, युज संयमनो कंट्रोल इज योगा, और युज समाधो मीन्स समाधि, द स्टेज ऑफ समाधि इज योग।
ठीक है। अब कैसे-कैसे, किस-किस ने योग के बारे में क्या कहा, मैंने आपको थोड़ी-थोड़ी सी डेफिनिशंस देने की कोशिश की, जिसमें मेनली मैंने आपको जैसे समाधि की अवस्था बताई, तो समाधि में मैंने आपको बताया कि महर्षि व्यास कहते हैं योगः समाधि, योग समाधि की अवस्था है। युज् संयमनो कंट्रोल की बात करें तो मन को वश करने की जो युक्ति है, उसे हम योग कहते हैं। और युजुर योगो, अगर जॉइनिंग की हम बात करते हैं, तो जॉइन क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। विष्णु पुराण का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, संयोगो योग, योगा संयोगो इत्यक्तो जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो योग है। इसके बाद मैंने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग गीता की मैं योग की परिभाषा, गीता में मैंने आपको योग बताया कि गीता में योग की परिभाषाओं की अगर आप बात करें तो योग कर्मशु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये 2 परिभाषाएँ बहुत ज़्यादा हम बच्चे कोट करते हैं और करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, गीता का दूसरा अध्याय 48 नंबर का श्लोक, जिसमें बोला गया है कि जो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म करो, सिद्ध और असिद्ध में बैलेंस हो जाओ, और समत्वम, दिस कंडीशन, दिस स्टेट ऑफ बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व की अवस्था है, ये बैलेंसिंग स्टेट है, दिस स्टेट इज योग। इसके बाद स्किलफुल वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कुशलता से करते रहें, योग कर्मशु कौशलम। और आपको एक और मैंने डेफिनेशंस बताई थी, क्या बताई थी? तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम, गीता के 6 अध्याय की है। वह विद्या जो दुखों के संयोग से वियोग करा दे, वो योग है। इसके अलावा मैंने आपको फिर बताया, मैंने आपको पतंजलि के अकॉर्डिंग योग, पतंजलि का जनरल इंट्रोडक्शन दिया। महर्षि पतंजलि इज द फर्स्ट सिस्टमेटाइजर ऑफ योगा। हु इज द फर्स्ट सिस्टमेटाइजर ऑफ योगा? इट्स ओनली पतंजलि, जिन्होंने योग के इतने बड़े योग को बहुत ही कम शब्दों में, सूत्रों में, सिर्फ 195 सूत्रों में सिस्टमेटाइज कर दिया इन 4 चैप्टर्स। जिन चैप्टर्स को पाद बोला, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद एंड कैवल्य पाद। देयर आर 4 चैप्टर्स। इज इट क्लियर? ओके। नाउ इसके बाद जो चारों चैप्टर्स हैं उनमें मैंने आपको सूत्र के नंबर बताए, ठीक है? 51, 55, 55, 34, टोटल नंबर इज 195 सूत्रास। ठीक है, इनको सूत्र ही बोलेंगे, श्लोक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज के तरीके से उन्होंने दिया है, जिसमें हिडन मीनिंग बहुत ज्यादा है। फॉर्मूला तो छोटा सा होता है, पता थोड़ी ना होता, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ी से बड़ी सम को सॉल्व कर देता है ना? बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर देता है। मैथ्स में कुछ भी हो, फॉर्मूला अगर अप्रोप्रिएट लगा दिया तो सवाल सॉल्व हो जाना है। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने योग के इस ज्ञान को सूत्रों के रूप में दिया। पहला इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया समाधि। समाधि क्या है? समाधि, समाधि पाद क्यों बताया? बिकॉज उन्होंने पहले बताया कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ योग। पहले वो उद्देश्य की बात करते हैं, बाद में तरीकों की बात करते हैं, फिर वो तरीके बताते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है? इसके अलावा ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद उन्होंने जो योग की परिभाषा, अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस, क्योंकि हमें सिलेबस को भी लेके चलना है, फालतू तो कुछ बात नहीं कर सकते। सो एज पर योर सिलेबस, डेफिनेशंस ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि इज योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। फर्स्ट चैप्टर, प्रथम पाद, सूत्र नंबर 2। ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त क्या है? चित्त आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, मन बुद्धि अहंकार, इनको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। अचित्त वो है जिसमें हमारे संस्कार विद्यमान होते हैं। संस्कार, देखो चित्त मतलब, अगर आप बोले तो देखो, हम जहाँ पे अगर इसकी बात करें, योग की बात करें, तो ये अंतःकरण चतुष्टय को मानता है। वहीं वेदांत की बात करें तो वो अंतःकरण त्रय मानता है, वो मन बुद्धि अहंकार, है ना? बुद्धि को ही चित्त का रूप मानते हैं। तो बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। इफ द सेसेशन ऑफ इंटेलेक्ट हैपेंस, अगर हम अपनी बुद्धि को, अपने चित्त का निरुद्ध कर लें, देन क्या होगा? देन यू विल अचीव योगा, देन यू विल बी इन योगा। योग क्या है? योग वही अवस्था है जो चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर दे। अब अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बात करें, समत्वम योग उच्यते, या फिर कर्मशु कौशलम, कर्म में कुशलता कब आएगी? जब हमारा चित्त फोकस्ड होगा,
चित्त वृत्ति निरोध होगा। इज इट क्लियर? अगर हम समत्व में है, बैलेंस है, तो बैलेंस कब आएगा? बैलेंस तभी आएगा जब हमारा चित्त में वृत्तियों का निरुद्ध होगा, वृत्तियां खत्म होंगी चित्त की। अगर फोकस्ड चित्त नहीं है तो कहाँ से हमारा कर्मसु कौशलम और कहाँ से हमारा समत्वम योग होगा? तो हर डेफिनेशन अगर बोलें, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट पतंजलि ने बहुत ही साइंटिफिकली सारी चीजों को लेके कम शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया एंड उन्होंने बोला कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त अगर खत्म हो जाता है, चित्त की वृत्तियां सारी समाप्त हो जाती हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस डिस्टरबेंस सब समाप्त हो जाएंगे, देन यू विल बी इन योगा। तब आप योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इंटेलेक्ट क्या है? अगर आपका बुद्धि है, आपका इंटेलेक्ट अगर वो एक्टिव नहीं है और फिर भी आप कॉन्शियस हैं, यू आर फुल्ली कॉन्शियस, देन दिस इज द स्टेज ऑफ योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग करें कैसे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया, चित्त बताने के बाद मैंने आपको स्टेजेस ऑफ चित्त बताया कि अच्छा अभी चित्त ही चल रहा है, क्योंकि अभी वृत्तियों की तो मैंने बात ही नहीं की, वृत्तियां तो बाद में बता रहे हैं। तो चित्त जो कर रहे हैं तो उसमें चित्त की अवस्थाएं भी तो होती हैं, रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, क्योंकि निकला सब कुछ प्रकृति से और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए चित्त भी त्रिगुणात्मक है। तीनों गुण चित्त में है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। व्हेन तमोगुण इज डोमिनेटिंग, जब तमोगुण डोमिनेटिंग होगा तो चित्त मूढ़ अवस्था में होगा। जब रजोगुण डोमिनेटिंग होगा तो चित्त क्षिप्त अवस्था में होगा। ठीक है? जब सत्वगुण डोमिनेटिंग होगा तो वो आपका चित्त विक्षिप्त अवस्था में होगा, लेकिन इस समय सत्वगुण पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं होता, इट इज पार्शियली। पूरा 100% हो जाएगा तब तो फिर क्या कहने। लेकिन इसमें क्या है, इस स्टेज में, विक्षिप्त स्टेज में रजोगुण और तमोगुण का इम्पैक्ट बीच बीच में आ जाता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। कोशिश तो हम करते हैं ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, पूजा पाठ जो भी हमारे करने की, पर बीच बीच में डिस्टरबेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं ड्यू टू तमस एंड रजस। ठीक है? तमस क्या है? तमस हमें लेथार्जिक बनाता है, और रजस क्या है? रजस वो है कि आपको, आपके मन को एक्टिव बनाता है, चंचल बनाता है। ठीक है? और जब वो सत्वगुण और ज्यादा हावी हो जाता है, रजो और तम का इम्पैक्ट ही नहीं होता, विक्षिप्त खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? तब वो पॉइंटेड हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। इस समय कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। ठीक है? इस ये योग की अवस्था स्टार्टिंग स्टेज है। योग अगर शुरू होता है तो वो योग का एकाग्र से ही शुरू होगा। निरुद्ध में क्या है? निरुद्ध में सत्व भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म, एकदम चित्त में कुछ भी नहीं। दिस इज द स्टेज ऑफ परवैराग्य, पुरुष की ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने में इंडल्ज हो जाता है। दिस इज द स्टेज ऑफ, आपके यू कैन से तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त वृत्ति निरोध जब हो जाएगा तो निरुद्ध अवस्था आ जाएगी। ठीक है? इसके बाद आते हैं वृत्ति। तो वृत्ति तो मैंने बताई नहीं, वो तो क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने वृत्ति बता दी। सो वृत्ति इज वृत्त्या पंचत्या क्लिष्ट आक्लिष्ट। वृत्तिज आर 5 इन नंबर, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही तरीके से होती हैं। कैसे क्लिष्ट है, कैसे अक्लिष्ट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। अगर आज एक कर भी दी तो बाकी 4 रह जाएंगी। ठीक है? सो वृत्तिया पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं वृत्तियां, और वो पांचों वृत्तियां क्लिष्ट हैं, पांचों वृत्तियां अक्लिष्ट हैं, मतलब पांचों आपको सपोर्टिंग भी हैं और आपको डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। इज इट क्लियर? सो अब वो 5 वृत्तियां हैं क्या? तो मैंने एक जनरल बता दिया, जिससे कल हम बात करेंगे तो आपको याद रहेगा। दैट इज प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे।